आज से लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हम मनुष्य विकसित होते हैं, इवॉल्व होते हैं और लगभग आज से 70,000 साल पहले यही होमोसेपियंस, यही मनुष्य अफ्रीका को छोड़कर यूरोप और एशिया के लिए माइग्रेट हो जाते हैं। जब यही मनुष्य जो कि अफ्रीका से माइग्रेट होकर एशिया की तरफ बढ़ चुके थे, जब वो भारत में आते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हैप्लोग्रुप एफ में इवॉल्व हो जाते हैं। हैप्लोग्रुप को ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन होता है जो बहुत ही मास पॉपुलेशन में सभी व्यक्ति के अंदर ये जेनेटिक म्यूटेशन पाया जाता है। जिन जिन लोगों में सिमिलर काइंड ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन है वो एक सिंगल हैप्लोग्रुप के अंदर रखे जाते हैं। माना जाता है कि वो किसी स्पेसिफिक टाइप के लोगों के ही वंशज हैं। तो अफ्रीका से निकलने के बाद जब मनुष्य भारत में आया तो हैप्लोग्रुप एफ में इवॉल्व हो गया। ये जो हैप्लोग्रुप एफ है जो भारत में ही विकसित हुआ था, भारत में ही इवॉल्व हुआ था, वो इस प्लैनेट अर्थ पर जितने भी मनुष्य आप देख रहे हो, जो भी नॉन अफ्रीकन 90% ह्यूमन है, वो सब इसी भारत से इवॉल्व हुए हैप्लोग्रुप एफ के ही वंशज हैं। और ये हैप्लोग्रुप आज से 62,000 साल पहले भारत में इवॉल्व हुआ। यही हैप्लोग्रुप एफ आगे चलकर बहुत सारी जातियों में विभक्त हो जाते हैं। इसी हैप्लोग्रुप एफ से ही एक हैप्लोग्रुप के इवॉल्व होता है भारत या फिर सेंट्रल एशिया में कहीं पर। और इसी हैप्लोग्रुप के से एक जत्था, एक छोटी सी टुकड़ी आज से लगभग 50 से 45,000 साल पहले माइग्रेट करती है आज के चीन की तरफ। जब चीन में ये हैप्लोग्रुप के वाले पहुंचते हैं तो एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक बहुत ही नए टाइप के जेनेटिक म्यूटेशन के साथ वहां पर इवॉल्व हो जाते हैं और एक नया हैप्लोग्रुप बनता है, हैप्लोग्रुप NO। आज से 38,000 साल पहले यही जो हैप्लोग्रुप NO है, इसमें से एक हैप्लोग्रुप बनता है हैप्लोग्रुप N, जो कि चला जाता है चीन के भी उत्तर में, बहुत ही ठंडे साइबेरिया वाले इलाके में, मंगोलिया के उत्तर वाले इलाके में। और एक बनता है हैप्लोग्रुप O, जो कि चीन वाले इलाके में ही रह जाता है और नॉर्थ से लेकर साउथ चीन तक पूरे के पूरे इलाके में फैल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। आज से लगभग 40-45 हजार साल पहले ही दो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मिस्टीरियस हैप्लोग्रुप C और हैप्लोग्रुप D भारत के रास्ते होते होते, तिब्बत के रास्ते, अंडमान निकोबार वगैरह इन सब के रास्ते होते होते ये 40-45 हजार साल पहले C और D ही नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट चाइना और जापान वाले इलाके में आकर पहले से ही बसे हुए थे। देखिए, अफ्रीका से जब ह्यूमन का माइग्रेशन हुआ था तो ये हैप्लोग्रुप उस समय से ही, आज से लगभग 60 से 70 हजार साल पहले ही ये हैप्लोग्रुप पहले से ही इवॉल्व होकर पहले से ही बसे हुए थे यहाँ पर। अब चूंकि ये नए हैप्लोग्रुप O, जो कि प्रीडोमिनेंटली हो चुका था यहाँ पर, वो भी आकर बस चुका था। वियतनाम, लाओस और म्यांमार जैसे इलाके में भी आके फैल चुका था। इनमें बहुत ही मिक्सिंग होती है हैप्लोग्रुप C, हैप्लोग्रुप D और हैप्लोग्रुप O में। देखिए क्या होता है, आज से लगभग 20 से 30 हजार साल पहले धीरे धीरे पृथ्वी जमना शुरू हो जाती है। एक ग्लेशिएशन का पीरियड आता है पृथ्वी पे। इसे लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम का नाम दिया गया। ग्लेशियल मैक्सिमम को ऐसे समझिए कि वो आइस एज का एक ऐसा पीरियड होता है जब आइस एज यानी ठंडा जो मौसम है पृथ्वी का, वो अपने पीक पर होता है। आज से लगभग 20 से 30 हजार साल पहले जो नॉर्थ चाइना है, मंगोलिया का जो इलाका है, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया, जापान, मंचूरिया, ये सब जो इलाके थे वो बहुत ही बुरी तरीके से बर्फ से प्रभावित थे। चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ था, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी और जीवन बहुत ही मुश्किल था। ये जो हैप्लोग्रुप D, हैप्लोग्रुप C और हैप्लोग्रुप O थे, और इंक्लूडिंग हैप्लोग्रुप N और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हैप्लोग्रुप Q, जो कि नेटिव अमेरिकन का हैप्लोग्रुप था, वो भी यहाँ पर रहते थे। क्या होता है कि जब लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम का टाइम था, जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी उस समय वहाँ पर, तो बर्फ से सूर्य की रोशनी टकराकर बहुत ही तेज इंटेंस आँखों पर पड़ती थी। आँखों को बर्फीली ठंडी हवाओं से बचाना भी था, और सबसे बड़ा कारण तो मैंने बताया कि आँखों पर तेज रोशनी पड़ती थी बर्फ से टकराकर। तो इसीलिए इन हैप्लोग्रुप वाले लोगों को उस जगह पर सरवाइव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि एक ऐसा आई प्रोटेक्शन सिस्टम, एक ऐसा आई प्रोटेक्शन ऑर्गन उन पे डेवलप्ड हो जो उन्हें उस जगह पर एवोल्यूट होने में, वहाँ पर सरवाइव करने में मदद करे। इसीलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेशियल फीचर उनमें इवॉल्व होता है उनके आँखों के ऊपर। ऐसे व्यक्तियों के आँखों की जो पलकें हैं उसके ऊपर, उसके आँखों के अंदर सबक्यूटेनियस फैट की
एक बहुत ही मोटी सी लेयर जमना शुरू हो गई। वहाँ पर फैट डिपोजिशन होने लगा, ताकि ऐसे बहुत ही इंटेंस ठंडे इलाके में जहाँ पर यूवी रेस टकराकर आंखों पर आ रही है, उससे आंखों को बचाया जा सके, ऐसे प्रकृति ने व्यवस्था शुरू कर दी इन हैप्लोग्रुप वाले लोगों में, और इनकी आंखों के ऊपर एक फैट डिपॉजिट हो गया। आप ध्यान दिए होंगे, हम इंडियंस हो गए या फिर जो यूरोपियंस हो गए, उनकी आंखों की पलकों के ऊपर डबल फोल्ड होता है, एक हल्की सी झिल्ली। लेकिन जो चाइनीज़ लोग होते हैं, जो कोरियन हैं, जापानीज़ हैं, या जिनकी मंगोलॉइड टाइप की आंखें हैं, उनके आंखों के पलकों के ऊपर केवल एक फोल्ड होता है, जिसे सिंगल आईलिड कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में इसे एपिकेंथिक फोल्ड कहते हैं। और इसी ठंडे इलाके से बचने के लिए ये जो ट्रेट डेवलप्ड हुआ है चाइनीज़ में, कोरियन में, जापानीज़ में, कुछ यूरालिक लोगों में, या फिर जो नेटिव अमेरिकन्स थे हैप्लोग्रुप क्यू वाले, उनमें ये ट्रेट डेवलप्ड हुआ। और इन सभी हैप्लोग्रुप में आज से 20-30 हज़ार साल पहले, 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले बहुत ही मिक्सिंग हुई है। इसीलिए ये जो जितने भी हैप्लोग्रुप एन है, हैप्लोग्रुप ओ है, हैप्लोग्रुप क्यू है, हैप्लोग्रुप सी है या फिर डी है, जो कि जापान में, तिब्बत में पाए जाते हैं, सब में ये एपिकेंथिक फोल्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब ये एपिकेंथिक फोल्ड वाले लोग जहाँ जहाँ माइग्रेट हुए हैं, वहाँ वहाँ लोगों की आंखों को आप छोटी छोटी पाएंगे। उनकी आंखों के ऊपर आप एक मोटी सी लेयर पाएंगे। जैसे हैप्लोग्रुप O1A, O1B ये दोनों नॉर्थ और साउथ चाइना में है। हैप्लोग्रुप O2 ये आपको म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, वियतनाम जैसे जगहों पे देखने को मिलेगा। हैप्लोग्रुप D जो कि पहले से ही जापान में थे, उनमें जब मिक्सिंग हुई है तो उनमें भी एपिकेंथिक फोल्ड देखने को मिलता है। ये सिंगल आईलिड वाली आंखें, मंगोलॉइड आंखें। आज से लगभग 4 से 5 हज़ार साल पहले ये जो हैप्लोग्रुप O वाले थे, जो चीन में थे, वो नाव बनाना सीख लिए थे। वो नाव के थ्रू इंडोनेशिया जैसे इलाकों में भी पहुंच गए, जो कि आइलैंड का इलाका है। वहां पर पहुंचकर वहां पर ये बहुत ही हैविली मिक्सिंग किए वहां के लोगों के साथ, और इसीलिए वहां पर भी लोगों के अंदर अब एपिकेंथिक फोल्ड देखा जाता है। उनकी आंखें भी छोटी छोटी हो गई हैं। देखिए, ये जो हैप्लोग्रुप O वाले थे, या फिर सीधे सीधे कहिए जो साउथ कोरियन है, नॉर्थ कोरियन है, या फिर जो नॉर्दर्न या सेंट्रल चाइना के लोग हैं, ये काफी समय तक बहुत ही कोल्ड इलाके में रहे हैं, जहां पर बहुत ही कम यूवी लाइट, सूरज से निकलने वाली जो यूवी लाइट होती है, वो उनके स्किन पर बहुत कम मिलती थी। इसीलिए इन लोगों में मल्टीपल जीन के एवोल्यूशन के साथ ही इनमें जो स्किन है वो लाइट धीरे धीरे इवॉल्व होने लगी। इसीलिए आप चाइनीज लोगों को या फिर कोरियन लोगों को जनरली मीडियम टू लाइट स्किन ही देखेंगे, हल्का सा पेल स्किन दिखेंगे। यूरोपियंस की तरह बिल्कुल व्हाइट तो नहीं होंगे, स्नो व्हाइट, बट इनकी स्किन भी काफी लाइट होती है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो हैप्लोग्रुप O वाले लोग हैं, ये भारत में भी पाए जाते हैं। कुछ हैप्लोग्रुप O वाले बहुत ही एंशिएंट टाइम से भारत में हैं, और उनमें एपिकेंथिक फोल्ड नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो लोग कभी ठंडे इलाके में रहे ही नहीं थे। और कुछ लोगों में, जैसे मेघालय के लोग हो गए, मिजोरम वाले हो गए, अरुणाचल वाले हो गए, वो लोग उन्हीं एपिकेंथिक फोल्ड वाले लोगों के वंशज हैं, इसलिए उनमें जो आंखें हैं वो छोटी छोटी दिखाई देती हैं। जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा में भी हैप्लोग्रुप O वाले लोग हैं, लेकिन वो एपिकेंथिक फोल्ड वाले लोग नहीं हैं। वो कभी ठंडे इलाके में रहे ही नहीं थे। ये वो बहुत पुराने लोग हैं जो कभी ठंडे इलाके में गए ही नहीं थे। भारत में जो छोटी छोटी आंख वाले लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, वो बर्मा के थ्रू लगभग आज से 2 से 4 हज़ार साल पहले धीरे धीरे करके इनका माइग्रेशन हुआ है भारत में। ये बहुत ही नए नए लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, वाया बर्मा के थ्रू, तिब्बतो बर्मन माइग्रेशन के थ्रू इनका भारत में आगमन होता है। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा कुछ सीखे होंगे आप इस वीडियो से।